नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र। और आप जानते हैं आज का मनी मंत्र में हम आपसे जुड़ी खबरें, आपकी इनकम, आपकी आय, आपका खर्च, आपकी नौकरी, आपका घर बार, आपकी अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ जराबी हैं। और आज हम जिन खबरों पर चर्चा करने वाले हैं उसमें सबसे अहम खबर होगी हमारी जो विकास दर है वो ज़बरदस्त गोता खा रही है। अभी तक तो हम 1-1.5% की बात कर रहे थे विकास दर की, कोई कह रहा था 0 यानी कि बढ़ेंगे ही नहीं। अब खबरें आ रही है 5 से 7%, -5 to 7% ग्रोथ रेट भी हो सकती है। ऊपर से नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है, लगातार नौकरियां छीनी जा रही है। मैं छीनी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये संकट काल है, संक्रमण काल है। इसके अलावा वित्त मंत्री कह रही है उद्योग से कि भैया अपना काम शुरू कीजिए, अपनी कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी पर काम कीजिए। तो इंडिया इंक के कॉरपोरेट वर्ल्ड के दिग्गज कह रहे हैं कि भाई हम सप्लाई बढ़ाने की आप बात कर रहे हो, डिमांड तो है नहीं, हम करेंगे तो कैसे करेंगे। इसके अलावा 2-3 दिलचस्प खबरें भी आ रही हैं। खबरें ये कि फेसबुक अब दुकान शुरू करेगा। अब आप फेसबुक पर जाइए, वहाँ दुकानों के भी अकाउंट्स होंगे और लॉगिन कीजिए और वहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर में सब्जियां वगैरह पहुँच जाएंगी। वैसे कोरोना काल में जो आपका ग्रोसरी बिल होता है ना, वो बढ़ गया है क्योंकि लोग ज़्यादा सामान मंगाने लगे। उनको घबराहट रहती है कि कल कुछ और निर्देश ना आ जाए सरकार का। तो आप 1000 रुपये का सामान मंगाते थे, ग्रोसरी बिल आपका 1000 था तो वो 1500 रुपये के करीब आ गया है। इसके अलावा कोरोना काल के चलते अब करार भी टूटने लगे हैं कि भाई सोलर प्लांट लगाना है आपको, 600 मेगावाट का प्लांट लगेगा। अब कंपनी कह रही है हम नहीं बना सकते, वो पीछे हट रही है। तो इस तरह की भी खबरें आ रही हैं और केंद्र और राज्यों में पैसों को लेकर अब कश्मकश और बढ़ गई है। तो पहली बड़ी खबर आज की, सिद्धार्थ, अ बिगर हिट ऑन इकोनॉमी, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था पर और प्रहार होने वाला है। और यह कैसे? 20 लाख करोड़, 20,97,000 करोड़ के राहत पैकेज के बावजूद बर्नस्टीन हमारी विकास दर का आकलन कर रहा है। और यह पूरे साल के लिए, FY21 के लिए, क्वार्टर की बात नहीं हो रही है। बर्नस्टीन कह रहा है -7%, ICRA कह रहा है -5%, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है -5%, नोमुरा कह रहा है -5%, SBI -4.7, यानी कि लगभग 5%। और बातें क्या कि भैया सप्लाई साइड तो आपने बात कर दी, डिमांड बढ़ नहीं रही है, खर्च बढ़ नहीं रहा है, आपने तत्काल लोगों को राहत कुछ दी नहीं है, इसके चलते ये आकलन आ रहा है। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। और जो आपने जिन आंकड़ों की बात की है ये बेसिकली यही दर्शा रहे हैं कि अभी जो वर्तमान की स्थिति इकोनॉमी की है और ये आने वाले समय के लिए कुछ क्वार्टर्स के लिए रहने वाली है, ये काफी दिक्कत देने वाली है। जब आउटपुट नहीं ग्रो होगा, जब प्रोडक्शन नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि नौकरियों पे भी बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। और जो इसके कारण अगर हम समझे तो सबसे बड़ा जो हमें इस समय पे विषय ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सारे जितने आपने एनालिस्ट गिनाए, और वही खबर मेरे सामने भी है, करीब 6 अलग अलग संस्थाओं, जिसमें से आप अगर ये नोटिस करें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल, वो सरकारी एक प्रकार से संस्था है, सरकारी संस्था कह रही है 4.5%, -5.5%। हाँ, तो उनका ये कहना है। और जो इस प्रकार से इन सब लोगों के जो फोरकास्ट हैं और जो इन्होंने लेख लिखे हैं, इनका क्रक्स अगर निकालें, और यही इस खबर में भी क्रक्स जो निकाला गया है कि जो ये पैकेज दी गई 20 लाख करोड़ की, ये मानते हैं कि इससे कंजम्पशन डिमांड नहीं बढ़ेगी। ये कहा जा रहा है कि ये पैकेज वास्तव में बहुत सारे अच्छे रिफॉर्म्स को लेके है, एग्रीकल्चर को लेके, मैन्युफैक्चरिंग साइड को लेके, पर उनका जो नतीजा है, उनका जो रिजल्ट है, उनके कारण जो नए उद्योग या कारखाने लगने की उम्मीद है, उसमें समय लगेगा। हाँ, वो तो 2-3 साल की बात है, अभी तत्काल फौरी राहत नहीं मिल रही है।
और फौरी लेबर राहत की नहीं शॉर्टेज है, मिलेगी। सप्लाई चेन पूरी नहीं हो पाएगी ना। आगे जी, हम जी, चर्चा करेंगे। 8 राज्य अभी रेड जोन में आ रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली की अगर मैं बात करूं, वहां पर हमारी 60% जीडीपी है। जी। वहां पर तो वो चक्का नहीं घूमा है ना, वो तो चक्का अटका हुआ है। और चक्के चलाने वाले हाथ भी अभी नहीं है। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि अभी भी लोग ट्रेन, बस, ट्रक, चोरी छुपे, रात में, दिन में, मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल पे लोग, जो हमारे इस चक्के को चलाने वाले मेहनत कश हाथ हैं, वो अभी बड़े शहरों को, इन इंडस्ट्रियल जोन्स को छोड़ के भाग रहे हैं। आपने शायद बिल्कुल, वो और ये तो दिहाड़ी मजदूरों की बात हो गई। गुजरात और से। बहुत से लोगों ने मुझे फीडबैक ये दिया, आप मजदूर क्यों कहते हैं, इन्हें देशवासी क्यों नहीं कहते, कि ये मजदूर भी आज की तारीख में एक गाली हो गई है कि मजदूरों के बारे में कम ही बात होती है। लेकिन मैं सिर्फ ब्लू कॉलर नहीं, व्हाइट कॉलर जॉब्स की भी अगर बात करूं सिद्धार्थ, तो बड़ी खबर क्या आ रही है। ओला लेज ऑफ थर्ड ऑफ स्टाफ एज कोविड बाइट्स, मतलब इतना जोर का काटा है कोरोना ने, 1/3 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि उनकी जो आमदनी है 95% घट गई है। अब जी। कोरोना काल था तो कौन टैक्सी चल रही थी। और इसके अलावा और आंकड़े दिए हैं, ओयो 5000, स्विगी 1100, मीशो 3000, जोमैटो 520, हमने पहले भी चर्चा की है, उड़ान 3000, वीवर्क इंडिया 100। और एक और खबर, इंडिया बुल्स ने 2000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। यानी कि यहां जॉब्स जनरेशन क्रिएशन नहीं हो रहा है, जॉब्स तो कटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यहां पर खबर छिपी हुई है, गगन बंगा है वाइस चेयरमैन सीईओ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, और उनका कोट मैं पढ़ना चाहूंगा। वो कह रहे हैं द फोकस नाउ इज टू मैनेज इंटरेस्ट एक्सपेंस, यानी कि जो हमें ब्याज देना है ना, पहले वो मैनेज कर लें। दिस इज फार बिगर कॉस्ट एलिमेंट देन स्पेंडिंग ऑन सैलरीज। ये बड़ा खर्च है, नौकरियों की तो बात बाद में आएगी जी। तो अपना ब्याज देने में लगी हैं अभी तो कंपनियां, नौकरियां तो और जाएंगी। इसका मतलब जो जो इस बात से जो संकेत आता है कि वो दरअसल ये कह रहे हैं कि अभी पहले कंपनी बचानी है, नौकरी तो बाद में नौकरी बाद में, बिल्कुल। क्योंकि अगर कंपनी नहीं रही तो नौकरियों का सवाल ही नहीं है। आपने जो आंकड़े गिने और अगर उसमें इंडिया बुल्स का भी जोड़ दें तो यही केवल लगभग 15-16 हजार के करीब आंकड़ा आता है। और एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी संदीप जी कि बहुत सारे छोटी संस्थाओं में, जो ये तो बड़े नाम हैं, बहुचर्चित नाम है, हाँ, कंज्यूमर स्पेस के नाम है, वो नौकरियां भी जा रही हैं जिनकी जानकारी अभी नहीं। और इसलिए मैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआई करके एक हाँ, बहुत सीएमआई बड़े आंकड़े मैं उनके पेश करता हूं। और अगर आप उनके वेबसाइट को खोल के देखें तो उन्होंने एक अपनी वेबसाइट के कोने पे एक जॉब ट्रैकर एक प्रकार का बनाया हुआ है। जब मैंने ये ट्रैकर लगभग 36-48 घंटे पहले आखिरी बारी देखा था तो उसमें से जो आंकड़ा निकलता है वो ये दर्शाता है कि इंडिया की टोटल लेबर फोर्स में से लगभग 25%, यानी 25% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स अभी तक जॉब गवा चुकी है। वो इस अनएम्प्लॉयमेंट के ट्रैकर को लगातार अपडेट करते रहते हैं। काफी बड़ा सैंपल है मेरे, बिल्कुल, सरकार भी इस्तेमाल करती है सीएमआई का आंकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो सीएमआई का आंकड़ा देखा जाए तो वो असलियत दर्शाता है, क्योंकि हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरी पॉपुलेशन पे नहीं मेजर की जाती है। जितने लोग योग्य हैं उम्र से टू बी फॉर्मल, जो नौकरी कर सकते हैं, उसमें से लगभग 25% ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं। बिल्कुल। और देखिए 3 महीने पहले, 4 महीने पहले एक बड़ा राजनीतिक बवाल हुआ था जब आंकड़ा आया था। 45 साल पहले हमने एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें, उसको ट्रैक करना शुरू किया था कि 45 साल के सबसे उचले स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट आ गई है, वो 6.1% था। और अब बात हो रही है जो आप कह रहे हैं 25, 27, 28% तक अनएम्प्लॉयमेंट चली गई है, और हम चर्चा नहीं कर रहे हैं इस बारे में। सिद्धार्थ देखिए, चर्चा आप और मैं कर रहे हैं
और मेरा ये मानना है कि नहीं, चर्चा मैं जब ये कह रहा हूं हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, देखिए आपने 20,97,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया, आपने रिफॉर्म्स की भी बात की जो जी वेलकम है। रिफॉर्म्स जी जरूरी थे, चलिए आपने संकट काल में किए, शांति के वक्त भी कर सकते थे, नहीं किए, जी अब किए, देर आयत दुरुस्त आयत। पर जी रोजगार के बारे में सरकार ने चुप्पी साध रखी है कि हम जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे, नहीं बता रही है। जी मनरेगा में आपने 40,000 करोड़ और दे दिए, वो ठीक है, पर जी वो क्या जॉब क्रिएशन है दरअसल सही मायने में? जी देखिए, मनरेगा इज नॉट जॉब क्रिएशन। ये एग्जैक्टली। एक प्रकार से लोगों को गेनफुली कुछ मिले, उन उनको ये महसूस हो कि हम मुफ्तखोरी नहीं कर रहे हैं। और देखिए, ये बात संदीप जी आपने देखा होगा कि कई लोग जो ये वापस जा रहे हैं, हमारे देशवासी अपने गांव में, उन्होंने कई जगह पे ये भी कहा है कि भैया देखो, मुफ्त में हमें खाने की आदत नहीं है, मेहनत हाँ, करनी है। इसलिए मनरेगा बेसिकली छोटे छोटे कार्य करवा के लोगों को एक प्रकार की बेसिक जीविका प्रदान करता है। उसको रूरल एम्प्लॉयमेंट का नाम दिया गया है। इट इज कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क, बिकॉज जहां कॉन्ट्रैक्चुअल का है, एक समय अवधि तय है, पूरे साल की हाँ थोड़ा आपको बिल्कुल काम मिल रहा है मनरेगा हाँ, में। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वर्ड हमें हर स्थान पे यूज नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। एम्प्लॉयमेंट के साथ परमानेंसी, स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल बेनिफिट्स, वो सब लोग जुड़ आई चीजें कांट एग्री जुड़ती विद यू हैं। मोर, थोड़ा सा और तेजी से विश्लेषण करते हैं। एक और खबर, ये नौकरी जी से ही जुड़ी है क्योंकि ये बड़ी खबर है, इनके जी बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। ओवर 70% कंपनीज लाइकली टू कंटिन्यू वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी। जी 70%, उनसे भी ज्यादा कंपनियां वर्क फ्रॉम होम ही कराएंगी। इसमें खतरे की घंटी भी बजती है। वर्क फ्रॉम होम की आदत होगी, कमर्शियल स्पेस की कीमतें घटेंगी, वो बातें तो अलग हैं, वो तो जी कंपनियां संभालें। लेकिन जी वर्क फ्रॉम होम ही होगा, एक तो दबाव भी बनेगा, और छटनी की ओर एक और इशारा है ये। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मेरी रीडिंग गलत है तो। देखिए, वर्क फ्रॉम होम जिन बड़ी ग्लोबल कंपनीज ने अनाउंस किया है, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने इसको छटनी के कारण किया है। पर आपका आपका डर शायद सही निकल सकता है, क्योंकि बहुत स्थानों पे ऐसा होगा कि ये मालिकों को ये रियलाइजेशन होगी कि किराया इतना महंगा पड़ रहा है दफ्तर का, वो कार्यालय छोड़ के उसको वापस दे के वो पैसा बचाया जा सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि वर्क फ्रॉम होम से परिवारों पे प्रेशर पड़ेगा। घरों में हर किसी के पास इतनी जगह नहीं होती है। बच्चों का भी ऑनलाइन स्कूलिंग आप देख रहे हैं शुरू हो रहा है। कई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स अब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। दिल्ली में बड़े बड़े स्कूल्स ने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस शुरू दिल्ली कर रखी यूनिवर्सिटी हैं। में हो रहा है सिद्धार्थ। हाँ, और हम सब लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि सडनली हमारे घर, जो हमारी एक छोटी सी कुटिया थी, आशियाना था, वी आर फीलिंग इट इज स्मॉल। बिकॉज एक, अगर मान लीजिए बहुत हस्बैंड एंड वाइफ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो 2 कमरे तो वहीं चले गए। बिल्कुल। बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उतनी जगह भी नहीं है। ऐसा भी कई अपने मित्रों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे मित्र लोग शायद ये कह रहे हैं कि भैया वर्क फ्रॉम होम करने के कारण ये लग रहा है कि पहले सबसे पहला काम ये है कि होम बड़ा खरीदना चाहिए। और बीच में अब क्या हो रहा है, इस संकट काल में केंद्र और राज्यों के बीच कश्मकश भी लगातार हो रही है। राज्य कह रहे हैं जी हमें पैसा नहीं मिलता, हमारे जीएसटी का पैसा नहीं मिला, जो सेंटर स्टेट पूल है उसमें पैसा हमें नहीं मिल रहा है। अब कुछ राज्यों को, 8 राज्य उस पैमाने पर खरा उतरते हैं, उनको केंद्र सरकार ने कहा है कि आप मार्केट से बोरो कर सकते हैं, आपका जो जीडीपी है 3.5% की मियाद को हम, या जो लिमिट है उसको हटाकर 5% कर देते हैं। पर राज्य कह रहे हैं कि भैया इसके अंदर भी आपने चीजें डाल दी हैं कि 3.5% से ऊपर अगर हम पैसा लेना चाह रहे हैं मार्केट से, तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें कीजिए तो 0.25% और बढ़ता चला जाएगा। ये पूरा कर देंगे तो आधा फीसदी और ले सकते हैं। बोला ऐसे कैसे होगा? और ये यहाँ पर अमित मित्रा वित्त मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, थॉमस आइजैक केरला के वित्त मंत्री हैं, के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं।
ये तमाम लोगों के बयान छापे गए हैं। जी देखिए, हमें एक चीज को समझना चाहिए कि अभी की स्थिति में जहां पे इतनी बड़ी गिरावट स्टेट और सेंटर के रेवेन्यू में हुई है, अप्रैल के मास में और मई में भी काफी हद तक, लगभग आप समझ लीजिए 12 महीने का अगर वित्तीय वर्ष है तो उसमें से 2 महीने तो उड़ ही गए हैं। और ये बहुत बड़ा घाटा है और इस कारण से स्टेट्स को अपनी कैश फ्लो मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है। केंद्र के पास अभी तक ज्यादा एक प्रकार से क्षमता रहती है हमारी वित्तीय और जो स्टेट्स और सेंटर की व्यवस्था है कि वो बोरो कर सकते हैं। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार ने जो ये स्टेट्स को एडिशनल बोरोइंग की परमिशन दी है 3% से 5% तक जाने की, एक बहुत बड़ा स्टेप है, ग्रेडेड है, क्योंकि इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके हमने देखा है कि हमारे कई स्टेट्स में कुछ वर्ष पहले तक बहुत जबरदस्त घाटा चलता रहता था और पावर, मुफ्त पावर एक पॉलिटिकल टूल था। हर चुनाव से 6 महीने पहले सारी बिल्स को माफ कर दिया जाता था। बड़े बड़े राज्यों में इसके कारण बहुत ज्यादा वित्तीय संकट पैदा हुआ है और मेरा ये मानना है कि अभी जो वर्तमान में दिक्कतें आ रही हैं ये स्वाभाविक हैं। इसमें थोड़ी बहुत राजनीति भी होगी, बट इस विषय पे मैं ये नहीं, ये जो बोल भी रहे हैं, देखिए गौर करने वाली बात है, अमित मित्रा हो या केसीआर हो या तमिलनाडु के वित्त मंत्री हों, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जो दरअसल विपक्ष के गिने जाएंगे। तमिलनाडु को थोड़ा छोड़ देते हैं, पर केरला ये विपक्षी गिने जाएंगे। जी जी बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी काउंसिल में हमने देखा है कि स्टेट्स एंड सेंटर एक प्रकार की अग्रीमेंट पे आ जाते हैं, यही इस विषय में भी होगा। और अब जो स्थिति है रेवेन्यू की, उसको लेके स्टेट्स और सेंटर ने बड़ी जिम्मेवारी से एक कमेंट चाहूंगा, क्योंकि आपने जीएसटी का जिक्र कर दिया, वो भी खबर है आज। वो जीएसटी का जो शेयरिंग की जो बात है, और राज्यों को अगर वो 14% रेवेन्यू नहीं अर्न कर पाते हैं तो शॉर्टफॉल विल बी मेड गुड बाय द गवर्नमेंट, ये करार है। पर राज्य कह रहे हैं कि ये बात हो नहीं रही है लागू दरअसल जमीन पर। देखिए, इस वित्तीय वर्ष के अभी तो लगभग डेढ़ महीना ही हुआ है, 1.25 महीने हुए हैं। हाँ। और ये जो ट्रांसफर होती है ये रेवेन्यू आने के बाद होती है। इस बात पे मैं मानता हूं, मैं इसीलिए इसे बड़ी खबर के तौर पर नहीं, पर मैं आपका एक कमेंट इस पर चाह रहा था। एक दिलचस्प खबर है सिद्धार्थ, एक तो हमारे ग्रोसरी बिल बढ़ गए हैं जी। मतलब जितने पैसों का, जितने का हम सामान मंगाते थे, अब उससे लगभग 1.5 गुना सामान हम मंगाने लगे हैं। कुछ घबराहट भी है लोगों के मन में, जाहिर सी बात है। 1000 रुपए का सामान मंगा रहे थे, अब 1500 का मंगाने लगे। तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी थोड़ी बल्ले बल्ले हो रही है। और दूसरी खबर क्या है, फेसबुक आईज ई कॉम विद शॉप्स इनिशिएटिव। अब फेसबुक क्या करने वाला है, वो एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा है ई कॉमर्स का, फेसबुक शॉप्स जी, जिसमें जो ये छोटे कारोबारी हैं जिनकी दुकानें हैं, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपना कैटलॉग को अपलोड कर देंगे जी, और आप और मैं उसको देखकर सामान मंगवा सकते हैं। तो अब फेसबुक पर भी शॉपिंग होने वाली है जी। बिल्कुल। और जो सब्जी या रोजमर्रा की जो चीजें खरीदी जाती थी, मेरा ये मानना है कि कुछ लोगों ने जो एक्स्ट्रा किया होगा उसके पीछे कारण भी है। अगर आज मान लीजिए आपकी सोसाइटी को या आपके मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन या रेड जोन डिक्लेयर कर दिया जाए तो आपके लिए बाहर आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक डर तो अभी भी है और इसी के कारण एक बड़ी, जिसे हम कह सकते हैं, स्टॉकिंग की एक मूवमेंट हुई। लोगों ने कहा जरा 2-3 महीने का सामान रख लेते हैं। फेसबुक वाला विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको याद होगा और हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि कुछ दिन पहले रिलायंस जियो, जो अब एक प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर्स जुटा करके देश की अग्रणी मोबाइल फोन कंपनियों में से, उन्होंने भी ये घोषणा की थी कि हम अब अपने पूरे प्लेटफॉर्म पे, जियो के डिजिटल प्लेटफॉर्म में साथ जोड़ेंगे कस्टमर्स को और कंज्यूमर्स को। और उन्होंने फेसबुक के साथ एक बड़ा फाइनेंशियल करार दिया है। बिल्कुल। मेरा मानना है कि आने वाले कुछ ही दिनों में
आप ये देखेंगे कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स और फेसबुक की जो टेक्निकल और सब्सक्राइबर स्ट्रेंथ है, इसको कंबाइन करके amazon और फ्लिपकार्ट जो वॉलमार्ट की कंपनी है, उसको बहुत बड़ी एक टक्कर दी जाने। अब आपने पूरी खबर दी है, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने सही परिप्रेक्ष्य में पूरी खबर नहीं दी है। ये फेसबुक नहीं, इसमें हमें रिलायंस जियो को जोड़ना पड़ेगा। अब रिलायंस टक्कर देगा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को, तो यानी कि रिलायंस जबरदस्त तरीके से आपके घर में अब ऑनलाइन शॉपिंग का दरवाजा खोलने वाला है। खबर ये है। संदीप जी, इसमें एक छोटी सी बात जोड़ूंगा। हमें फ्लिपकार्ट के साथ ब्रैकेट में वॉलमार्ट का शब्द इस्तेमाल बिल्कुल करना वॉलमार्ट जोड़ना होगा। और अब जो यहाँ ये जो अमेरिका की जबरदस्त सबसे बड़ी बड़ी दिलचस्प कंपनी, जंग होने वाली है, और ये बहुत अच्छा आपने पर्सपेक्टिव दिया है। अब आखिरी खबर, जी आखिरी खबर ये देखिए, संकट काल संक्रमण काल चल रहा है, हम अपने दरवाजे खोल रहे हैं, लोकल पर वोकल हो, ये बातें कहते रहिए। दरअसल जब तक बाहर से पैसा नहीं आएगा, बाहर से कंपनियां यहाँ पर हमारे साथ करार करके काम धंधा शुरू नहीं करेंगी, फैक्ट्रियां शुरू नहीं करेंगी, तो हम एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाएंगे, जो एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक विंडो खुल रही है। अब खबर क्या है, साइटिंग फोर्स मेजॉर ACME सोलर टर्मिनेट्स 600 मेगावाट राजस्थान प्रोजेक्ट। यानी कि एक सोलर प्रोजेक्ट लगने वाला था, फोर्स मेजॉर मतलब कि आपातकाल है, ऐसा संकट आ गया जिसके बारे में हम पहले अंदाजा नहीं लगा सकते थे, तो इसलिए करार तो हमने कर लिया, हम 600 मेगावाट सोलर पावर जनरेट करने वाले थे, लेकिन अब नहीं करेंगे, तो करार तोड़ दिया गया है। ये भी एक दिक्कत है क्या, आने वाले समय में बहुत सारे करार किए गए हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, क्या वो भी इसी तरह से टर्मिनेट हो सकते हैं? एक बड़ी दिक्कत है क्या। और इसके साथ मैं जोड़ दूं, जो कल मैंने खबर अपने दर्शकों को बताई थी, जेवर एयरपोर्ट पर अब काम शुरू हो जाएगा। जी एनवायरमेंटल क्लियरेंस पहले मिल चुकी थी एजी ज्यूरिख को, जो कंसेशनर है, अब उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मिल गई है, जो सितंबर में मिलने वाली थी। बल्कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी वाले थोड़े से अचंभे में हैं कि इतना जल्दी कैसे हो गया। तो ये जल्दी इसलिए भी हुआ है क्या कि भाई एयरपोर्ट बनाइए अब जल्दी से, कहीं आप भी यू माइट नॉट स्टार्ट हैविंग सेकंड थॉट्स। देखिए, ये जो आपने आखिर में बात कही, पहले उस पर टिप्पणी करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ा एक संकेत दिया गया है बाहर के निवेशकों को कि भारत में जो रेगुलेटरी और सरकारी अप्रूवल्स में सालों साल, महीने दर महीने और लॉबिंग और कॉरपोरेट वॉरफेयर के कारण निवेश के बड़े प्रोजेक्ट्स को, जो जॉब्स क्रिएट करते हैं, रेवेन्यू लाके देते हैं, उनको रोका जाता था। और ये इतिहास बहुत बड़ा दर्दपूर्ण इतिहास है। बंगाल की राजनीति इस पे बदली, सिंगूर आप जानते हैं कि मेरे हिसाब से एमबीए में एक पूरा चैप्टर होना चाहिए उसका। पॉस्को तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, उनका स्टील प्रोजेक्ट जो कभी लगा नहीं। तो मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छी चीज है कि कम से कम समय से पहले क्लियरेंस दी गई। और आप इमेजिन करिए, आप इस क्षेत्र को जानते हैं जेवर संदीप जी, हमारे दर्शक बहुत सारे इसको जानते हैं, कुछ तो होगा। 100 नौकरियां बनेंगी अगर लाखों नहीं बनी। बाहर चाय की, पान की, मूंगफली की रेडी लगेगी, टैक्सी टमटम वाले के लिए नौकरी बनेगी, कुछ तो होगा। नहीं तो देश और इतने जो हमारे देशवासी हैं उनके पेट कैसे भरे जाएंगे। मैं ये मानता हूं ये बहुत अच्छी खबर है, और ऐसा और हो, हर स्थान में हो, हर जिले में हो, तो शायद देश के युवाओं का भला होगा। एक खबर के लिए और वक्त चाहूंगा सिद्धार्थ, और मेरे ख्याल से ये विकास दर में गोते के बाद दूसरी सबसे बड़ी खबर है, जिसके बारे में सिर्फ एक अखबार ने छापा है और कोई न्यूज़ चैनल इसे कैरी करेगा भी नहीं और अभी तक कर नहीं रहा है। मैं डेयरी फार्मिंग की बात कर रहा हूं। जो लोग दूध का कारोबार करते हैं, हर गांव में, हर घर में आप दूध दोहते हैं, गाय हो या भैंस हो, और उसे बेचते हैं जी। पर देखिए खबर क्या आ रही है, डिमांड हिट, डेयरी कोऑपरेटिव्स पे लेस फॉर मिल्क दे बाय जी। और कितना कम किया है जी। एक उदाहरण दे रहा हूं, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है, मथुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ जी। ये मार्च में 44 रुपए प्रति किलो रेट दिया करता था जी। मार्च 9 को,
मार्च 14 को रेट हो गया 42, मार्च 18 को हो गया रेट 40, मार्च 23 को हो गया रेट 37, उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो मार्च 30 को हो गया रेट 34, फिर 30 रुपए हो गया 3 अप्रैल को। 30 रुपए दूध बिक रहा है। महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र में जो कतरज डेयरी है, पुणे और कोल्हापुर इलाके, आप उससे वाकिफ हैं, वहां पर जो दूध 31 और 29 रुपए लिया जा रहा था वो 19 से 20 रुपए आ गया है। अमूल के अलावा अमूल अभी भी 43.5 से 45.5 का रेट दे रहा है, जबकि रेट जो 44 रुपए थे वो 29-30, जो 30-35 थे वो 19-20 रुपए हो गया है। और इसकी खबर भी नहीं है किसी को, कोई चर्चा का विषय नहीं है ये। जी, ये देखिए, ये बड़ी एक प्रकार से दुखद परिणाम है कोरोना महामारी संकट का, जहां पे बहुत मात्रा में डिमांड कम हुई। डिमांड क्यों कम हुई उसका छोटा सा अगर हम उदाहरण देखें, अगर हम घरों में रहते हुए शायद हमने अपनी दूध की कंजम्पशन वही रखी होगी, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। आप बाहर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल, दफ्तरों में जो कंजम्पशन था वो कम हुआ है। और ओवरऑल हमने देखा है कि सारे प्रोडक्ट्स के लिए जहां जहां सप्लाई अधिक रही वहां पे उनके प्राइसेस, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस कम हुए हैं। और जहां जहां प्रोडक्शन कम हुई है वहां हमने देखा है उसकी डिमांड बढ़ी है। मैगी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां हमने देखा है कि मैगी की सप्लाई काफी समय तक लॉकडाउन के बाद इरेटिक थी, और ये स्थिति हो गई थी, कई लोग, हजारों लोग ऐसे थे जो खाना बनाना नहीं जानते हैं, सिंगल हैं, बड़े शहरों में, दफ्तरों में, बाहर मैसेज में खाते थे, उनको घर में बैठ के मैगी बनाना पड़ रहा था। सो दीज आर डिस्टॉर्शंस। और मेरा ये मानना है कि जैसे इकोनॉमी 1-2 महीने 3 महीने में थोड़ी सी ठीक होगी तो ये प्राइस डिस्टॉर्शंस ठीक होंगे, परंतु सरकार को राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे अपने डेयरी फार्मर्स के लिए सपोर्ट देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और जहां नहीं हो वहां मैं ये मानता हूं कि वहां एक प्रकार से कोऑपरेटिव्स पे भी जिम्मेवारी आती है। बिल्कुल आती है, ये कोऑपरेटिव्स का ही मैंने जिक्र करें। किया, बिल्कुल कोऑपरेटिव्स का जिक्र किया। डेयरी फार्मिंग का हाल देख लिया, पोल्ट्री फार्मर्स जो मुर्गी बेचने का काम करते हैं, अंडों का काम है, वो धंधा बैठ गया। फ्लोरिकल्चर, फूल, सब्जियां, फल, सब दिक्कत में हैं। और जिस राज्य से आप आते हैं, मैं तो वो खबरें पढ़ रहा था, वो भी देखिए सिद्धार्थ, कभी सुर्खियां नहीं बनती। स्ट्रॉबेरी की जो शेल्फ लाइफ होती है वो 2-4 दिन होती है, वो सब बर्बाद हो रही है, सब बर्बाद हो रही है जम्मू कश्मीर में। और ये कभी सुर्खियां नहीं बनती, इनकी हम बात ही नहीं करते। जी, देखिए, हमारी जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड पेरिशेबल्स हैं, और ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, पूरे देश भर में जितने पेरिशेबल्स थे जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, वो चाहे आम है जिसमें थोड़ी सी शेल्फ लाइफ रहती है, उन सब में हमने देखा है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको काफी दिक्कत, कष्ट झेलने पड़े हैं। कस्टमर हैं भी तो, पर कस्टमर के पास माल कैसे पहुंचे, ट्रक्स कैसे चले। पिछले 2-3 दिन में मैं देख रहा हूं कि ट्रक्स की आवाजाही बढ़ रही है, और अगले 10-15 दिन में मेरा ये मानना है कि एक स्टेबिलिटी आएगी। हाँ, इसके कारण पोल्यूशन बढ़ेगी, पर अब ये सबको समझ आ रहा है कि शायद पोल्यूशन एक लेवल की पोल्यूशन शायद जरूरी भी है, नहीं तो जीना हराम हो जाएगा। बिल्कुल, आप जो जालंधर से या लुधियाना से हिमालय देख रहे थे, सहारनपुर से भी, बरेली से भी चोटियां दिखने लगी थी, वो शायद अब खत्म हो, वो नज़ारा ना देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर जीविका का भी सवाल है। वक्त निकाला आपने सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।